नमस्कार, आप सभी का योगेन साहू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले क्लास में हमने लेखांकन समीकरण के जो प्रैक्टिकल पोर्शन है उनको सॉल्व किया और लेखांकन समीकरण में कैसे कोई व्यवहार कैसे दोनों पक्षों को प्रभावित करता है, एक संपत्ति और दूसरा दायित्व धन पूंजी वाले पक्ष को प्रभावित करता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। वो था आपका डेमो क्लास। और उसके आगे उसके लेखांकन समीकरण से संबंधित अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए हो और उससे रिलेटेड और आपको डीपली स्टडी करने हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स का जो प्राइस है अभी वो है 2100 रुपये अभी डिस्काउंट के बाद, और ये डिस्काउंट 10 अप्रैल के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके ये कोर्स परचेज कर ले। उसमें लेखांकन समीकरण जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका डीपली स्टडी किया गया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम कराएंगे और उससे रिलेटेड जो भी पीजीटी कॉमर्स में आज तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें लेखांकन समीकरण से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं और आगे सीजी व्यापम में उससे रिलेटेड प्रश्न जो बन सकते हैं वो सब हम अपने कोर्स में कराएंगे। तो आप जितना जल्द हो सके ये डिस्काउंट का फायदा उठाएं और ये कोर्स से परचेज करना हो और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687। तो लेखांकन समीकरण का डेमो क्लास आपके यूट्यूब में डाल दिया गया है जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कराया गया और उसके नियम कानून भी बताया गया कि कौन से व्यवहार का कौन सा पक्ष प्रभावित करता है। और अगर आपको उसका और डीपली स्टडी करना हो और उसका एमसीक्यूज चाहिए हो और उससे रिलेटेड और एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हो ये जानना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। अब आज हम देखेंगे साझेदारी। आज का जो हमारा स्टडी होगा साझेदारी पे होगा कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी का अर्थ क्या होता है, साझेदारी में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं और वो खाते कब कब बनाए जाते हैं, और इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साझेदारी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम साझेदारी का अर्थ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप का अर्थ। पार्टनरशिप, तो देखिए ये जो साझेदारी है जिसे पार्टनरशिप बोला जाता है इसका जो विकास हुआ है एकाकी व्यापार जो है, जो एक अकेला आदमी जो व्यापार करता है वो क्या होता है, बहुत सारी चीजों में उसके पास पूंजी कम होता है क्योंकि अकेला आदमी होता है। तो कोई अगर समूह में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि एकाकी व्यापार की तुलना में उनके पास क्या होगा, पूंजी कुछ ज्यादा होगा। तो जो एकाकी व्यापार है उसे दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करने का आवश्यकता महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पास पूंजी की कमी है या संसाधनों की कमी है। तो उसे लगता है कि अगर वो अन्य लोगों को साथ में ले और उनसे भी हेल्प ले तो वो क्या कर सकता है और ज्यादा प्रगति कर सकता है। तो इस कारण एकाकी व्यापार में जो बहुत सारी कमियां थी उन्हीं के कारण हमारा क्या हुआ, साझेदारी का उद्भव हुआ और हमें साझेदारी का जरूरत पड़ा। अब साझेदारी का अर्थ देख लेते हैं। साझेदारी में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जो ग्रुप होता है, जो संगठन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी। लेकिन वो जो संगठन बना हो वो कैसा होना चाहिए, वैधानिक, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चोरी वोरी करने की नियत से दो तीन लोग ग्रुप बना लिए और फिर चोरी कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि हम तो पार्टनरशिप हैं। तो वो पार्टनरशिप नहीं होता। आपका क्या होना चाहिए, जो वैधानिक होना चाहिए, अवैधानिक नहीं होना चाहिए। जो भी आप कार्य करो दो या दो से अधिक लोगों का ग्रुप बना के, वो आपका क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। और वैधानिक होने के साथ साथ आपका उद्देश्य होना चाहिए लाभ कमाना। ठीक है, तो यहां तीन चार कंडीशन निकल के आ रही है। पहला क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का, दो या दो से अधिक व्यक्ति का समूह, व्यक्ति का समूह। और ये समूह कैसा होना चाहिए, वैधानिक, जिसे बोलते हैं लीगल। ये अवैधानिक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग चार पांच लोग मिलके कहीं चोरी वोरी करने का प्लान बना लिए। तो ये क्या होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए। पहला होना चाहिए दो या दो से अधिक लोग का ग्रुप, दूसरा होना चाहिए वैधानिक। और इसमें क्या होता है, तीसरा आपका शब्द आता है परस्पर समझौता। पर समझौता जिसे जिसके लिए वर्ड किया जाता है साझेदारी संलेख, जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख।
जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड में क्या होता है, आपका जो भी साझेदारी होने वाला है, जो दो या दो से अधिक लोगों का ग्रुप है, वो जो भी कार्य करने वाला है, उनके रूल रेगुलेशन का उल्लेख होता है कि अगर हम कार्य करेंगे तो कौन कितना कार्य करेगा, कौन कितना पैसा मिलाएगा, और अगर लाभ हुआ तो वो लाभ को कैसे बांटना है, और कोई भी कार्य में कमीशन किसको मिलना है, वेतन किसको मिलना है, ये सारी बातों का उल्लेख किस में होता है, आपका पार्टनरशिप डीड में। और अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनता है तो इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर पार्टनरशिप डीड आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि आपका साझेदारी संलेख अगर नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड आपका नहीं हुआ है, तो उस स्थिति में क्या होता है, जो आपका लाभ हानि का विभाजन क्या होता है, समान अनुपात में होता है, चाहे पूंजी अलग अलग साझेदार अलग अलग लगाया हो, कोई कम लगाया हो या कोई ज्यादा लगाया हो। तो सबसे पहले हमने देखा कि साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या होता है, ये मौखिक भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और रिटर्न भी, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी। और इसमें क्या क्या बातों का उल्लेख होता है, पहला आपका पूंजी का अनुपात क्या होगा, रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा, लाभ का वितरण, लाभ का वितरण, कि अगर भाई द वे कल के डेट में प्रॉफिट होता है बिजनेस करने के बाद तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा। अगर भाई साझेदारी संलेख नहीं बनेगा और कोई नियम कानून नहीं होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये बराबर बढ़ जाएगा, चाहे कोई पूंजी कम लगाया हो या ज्यादा, ये कोई मैटर नहीं करता। तो साझेदारी संलेख के अभाव में अगर लाभ का होता है तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर सब इक्वल बांट लेंगे। और अगर बाय द वे साझेदारी संलेख बना है और उसमें क्लियर कट उल्लेख है कि इस अनुपात में बांटेंगे, बाय द वे तीन साझेदार हैं, ए बी सी, ए बी और सी, और इनका रेशियो लोग पहले से डिसाइड कर चुके हैं कि अपन 1:2:3 में क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे। तो क्या होगा, ये इसी रेशियो में बांटेंगे। और अगर बाय द वे ये रेशियो का उल्लेख नहीं किया गया है तो अपन क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। बाय द वे की एग्जांपल ले लेते हैं, प्रॉफिट बाय द वे हुआ उनका 90,000 का। अब 90,000 को क्या करेंगे, इन लोग तीन लोग हैं, अगर ये इन लोग डिसाइड किए हैं कि 1:2:3 में बांटेंगे तो क्या होगा, इस रेशियो में निकाल के इसको बांट देंगे। और अगर ये रेशियो अगर नहीं दिया गया है तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वल बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, तीनों को 30,000 मिल जाएगा। और अगर बाय द वे अगर उल्लेख किया गया है कि 1:2:3 में बांटा जाएगा तो क्या होगा, इस अनुपात में इनको मिलेगा। तो देख लेते हैं कि इस अनुपात में मिलेगा तो ए को कितना मिल जाएगा, ए का हिस्सा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1 और 2 3 और 3 6, तो 1/6, और क्या है 90,000, तो इंटू यहां कर देंगे 90,000, यहां काट दो, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, और क्या आ जाएगा 30। तो इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 15,000। अब इसका हिस्सा निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका कितना निकल जाएगा, 30,000। और इसका हिस्सा निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 45,000। तो ए का हो गया 15,000, बी का हो गया 30,000, और इसका हो गया 45,000। तीनों को जोड़ेंगे तो 90,000 आना चाहिए। 0 0 0, 5 में 10 का 0 कैरी हुआ है, 4 3 7 8 1 और 9, ये। तो आपको हमेशा याद रखना है कि साझेदारी संलेख में अगर उल्लेख है तो क्या करेंगे, इसी अनुपात में बांट देंगे, और अगर नहीं है तो उसको क्या करेंगे, इक्वल बांट देंगे। ये आपको बांटना आना चाहिए। ये कैसे होता है, यहां दिया है 1:2:3, और आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 90,000, और ये आपका ए, और ये है बी, और ये सी। तो आपको क्या करना है, ए का निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहां 1 लिख दोगे, और अपॉन में क्या लिख दोगे, तीनों को जोड़ के लिख दोगे, 3 और 2 5 और 1 6, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 6, और इंटू क्या कर दोगे 90,000। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना निकल जाएगा 15,000। ऐसे ही आपको सेकंड नंबर का निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 को पहले लिख दोगे 2 बाई, और सबको ऐड कर दोगे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और इंटू में क्या कर दोगे 90,000। तो यहां से ये किए तो ये 15,000 आया, और यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो आपका क्या हो गया 30,000 आ गया। ऐसे ही आपको तीसरे नंबर सी का निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 को पहले लिख दोगे, अपॉन में क्या कर दोगे, 3 और 2 5 और 1
6, तो ये हो गया 3/6 इंटू क्या कर दोगे 90। अब यहाँ इसको डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3 2 जा, अब 92 बार में कटा क्या हो गया 45,000। तो ये होता है आपका अगर रेशियो दिया है तो इस प्रकार से आपका जो प्रॉफिट है निकाला जाता है। यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजी का अनुपात ये है तो जो साझेदार उनको कितना कितना राशि मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि पूंजी का अनुपात ए बी सी का, ए बी और सी का 1:2:3 है और फर्म का लाभ 90,000 है, तो ऐसी स्थिति में ए का हिस्सा होगा, ए का हिस्सा होगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ए दे देगा 15,000, बी दे देगा 30,000, उसके बाद दे देगा सी 45,000 और डी आपका दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमने अभी निकाला तो ए का हिस्सा हमारा कितना निकला था 15,000। एक बार और निकाल के देख लेते हैं। यहाँ क्या करेंगे 1 को लिख देंगे, अपॉन पे सबको 1 और 2 3 3 और 3 6 और इंटू में क्या करते हैं 90,000। तो हम डिवाइड किए तो हमारा क्या निकल गया 15,000। तो ए का हिस्सा कितना निकल गया 15,000। अब इसमें किसी का भी हिस्सा पूछ सकता है, आपका बी का भी पूछ सकता है और सी का भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको रेशियो के बेस में उनका प्रॉफिट निकालना आपको आना चाहिए। ये हुआ आपका पूंजी जो अनुपात दिया रहता है उस अनुपात में बांटने वाला। और अगर पूंजी अनुपात नहीं दिया है तो जितने भी साझेदार हैं उनके बीच क्या करते हैं प्रॉफिट को इक्वल बांट देते हैं। अब आगे देखते हैं कि साझेदारी संलेख में क्या होता है। पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख किया गया है। बाय द वे पूंजी पर ब्याज, दो साझेदार हैं ए और बी। ये कितना पूंजी लगाए, एक लगाया आपका 90,000, एक लगाया आपका 80,000। दो हैं, बी कितना लगाया 80 और ए कितना लगाया 90,000। तो उन पर पूंजी पर ब्याज का प्रावधान कितना है बाय द वे 10%। पूंजी पर ब्याज का प्रावधान कितना गया साझेदारी संलेख के अनुसार 10%। और याद रखना कि अगर पूंजी पर ब्याज का प्रावधान साझेदारी संलेख में नहीं है, पार्टनरशिप डीड में नहीं है, तो वो क्या होगा दिया नहीं जाएगा। अगर लाभ का उल्लेख किया गया है तो जो भी अनुपात में किया गया है उसके अनुपात में किया जाएगा, और अगर उल्लेख नहीं किया गया तो उनको इक्वल बांट देते हैं। लेकिन पूंजी पर ब्याज का उल्लेख किया गया है तो उस अनुपात में देते हैं, और लेकिन अगर नहीं दिया गया है पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं किया गया है तो इस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो अब देख लेते हैं कि जैसे पूंजी पर ब्याज 10% देने का बात कहा गया है, तो देखो ए कितना लगाया 90,000, बी कितना लगाया 80,000। तो ए का निकाल लेते हैं, पूंजी का ब्याज कितना निकल जाएगा 90,000 इंटू 10/100। जीरो कटा जीरो कटा जीरो कटा जीरो, कितना निकल गया 9,000। इसका देख लेते हैं 80,000 का 10% निकाल लिए इंटू 10/100। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना बच गया 8,000। तो पूंजी पर ब्याज इसका कितना निकल गया 9,000 और इसका कितना निकल गया 8,000। जब भी आपको परसेंट निकालने बोला जाता है तो एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं, ये सब लंबा आपको गुना भाग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको 10% बोला जाता है, 10% बोला तो आपको क्या करना है, एक जीरो लास्ट का काट देना है। तो यहां एक जीरो काटा तो ये 9,000 बन गया, इसका क्या बन गया 8,000। तो आपको ये सब मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। मैं और नंबर लेके भी आपको बता देता हूं कि ये जो परसेंट निकालने वाला का शॉर्टकट हम कैसे निकाल सकते हैं। एक देख लेते हैं, जैसे कि आपको बोला गया 10,000, 10,000 का 5%। तो मैं क्या बोला अभी 10% अगर निकालने बोलेगा तो क्या करना है, एक जीरो को काट देना है, तो कितना हो गया 1,000। लेकिन यहां पर आपको क्या बोला गया है 5% निकालने, तो 1,000 का आधा कर दो जस्ट, तो ये शॉर्टकट क्या निकल गया 500।
तो आपको याद रखना है 10% पहले निकाल लेना माइंड में, क्योंकि 10% निकालना बहुत इजी है, एक जीरो आपको काट देना होता है, और 5% निकालने बोला तो उसका हाफ कर दो। जैसे कि बाय द वे 20,000 दिया गया, अब इसका 5% बोला तो मेरे को पता है इसका एक जीरो कटा, मतलब ये क्या है 10%, और इसका आधा करूंगा तो क्या निकल जाएगा 5%, तो क्या निकल जाएगा 1,000। तो आपको लंबा चौड़ा गुना भाग करके काट पीट के निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि 10% में एक जीरो काटना है, और 5 बोला तो उसका हाफ कर दो, 2.5% बोला तो 5 का भी हाफ कर दो। 2.5% वाला एक देख लेते हैं अपन, जैसे कि बाय द वे ये 10,000 है, अब इसका मेरे को क्या बोला 2.5% निकालने, तो इसका 10% मेरे को पता है क्या होता है, एक जीरो कट जाता है। अब 5% क्या होगा, इसका हाफ करूंगा, 1,000 का आधा 500, और 2.5% मतलब 500 का भी आधा, तो 500 का आधा कितना 250, मेरा कितना निकल गया 250 निकल गया 2.5%। तो ऐसे आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप आराम से गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, काट रहे हैं। अब भाई आप अगर ऐसा लिखो 10,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, अब इसका गुना करोगे, इसको काटोगे, ये सब लंबा चौड़ा प्रोसेस आपको करने का जरूरत नहीं है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, क्योंकि एग्जाम मात्र 2 घंटे का होगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और जब मैथ्स क्वेश्चन में आते हैं तो वहाँ दिमाग काम नहीं करता। तो आपको क्या करना है, पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना है। और ऐसी ही मैं आपको पैड क्लास में शॉर्ट का ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्ट का ट्रिक में कैसे हम जल्द से जल्द आंसर ले सकते हैं। भाई टाइम आपके पास है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा हो सके इजी मेथड में आपको सीखना है कि कितना जल्दी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अकाउंट का जो पोर्शन रहेगा, जो 20 या 25 नंबर जो आने वाला है, और वहां अगर आप लैग कर गए तो आपको बहुत दिक्कत पड़ जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत मैटर करता है। तो अगर आप यहाँ गुना भाग करते रहेगा और सामने वाला ऐसा शॉर्ट का ट्रिक करके निकाल लिया, तो आप क्या हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन में पीछे निकल जाएंगे। तो ये सब ट्रिक आपको हमारे क्लासेस में बताया जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये हुआ पूंजी पर ब्याज का प्रावधान। अब होता है आहरण पर ब्याज। एक होता है आहरण पर ब्याज, अगर साझेदारी संलेख में है आहरण पर ब्याज का उल्लेख तो आहरण पर ब्याज दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। इसमें भी वही है, जैसे आहरण किया 10,000 का और उल्लेख है 5% ब्याज देने का, तो इसका 5% मैं निकाल दूंगा, कितना निकल जाएगा 500। जो भी परसेंट दिया उसको निकाल के लिख देना है, और अगर नहीं किया गया है साझेदारी संलेख में उल्लेख तो उसको निकाला नहीं जाएगा। अब एक आता है ऋण पर ब्याज। कई बार क्या होता है, जब हम साझेदारी चलाते होते हैं, जब पार्टनरशिप हम रन करते होते हैं, साझेदारी का संचालन, जब साझेदारी का संचालन हम करते होते हैं, तो क्या होता है, कई बार फर्म को पैसे का जरूरत पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो भी पार्टनर्स जो पैसा देने के लिए उस टाइम सच में है, उससे हम क्या लेते हैं, उधार ले लेते हैं। जैसे कि बाय द वे ए बी सी काम कर रहे हैं, ए बी और सी, ये कितना दिया था 10,000, ये कितना दिया था 20,000, ये कितना दिया था 30,000। अब क्या हुआ, अचानक फर्म को पैसे का जरूरत पड़ा। टोटल फर्म में कितना पैसा है अभी, 30 और 2 50, 50 और 10 60। अब अचानक हमें क्या हुआ, 40,000 का और जरूरत पड़ गया। तो अब मैं 40,000 को किससे उधार ले लिया, अपन फर्म वाले बी और सी मिला के इनसे समझौता करके 40,000 आप उधार दे दीजिए, और ये सच में भी है देने में, तो ये क्या किया, दे दिया। और हम इनको बोल दिए कि आप ये जो उधार दे रहे हो उसका 10% पे देंगे कि 15% पे देंगे या 20% देंगे, जो भी एक रूल बना लिए कि या तो आपको 10 देंगे या 15 या 20, जो भी एक्स वाई जेड वो सोच लिए कितना देंगे। तो क्या होगा, इतना ही परसेंट निकालना पड़ेगा। 40,000 का 10%, अगर 10% में बात हुआ तो, और 15% में बात हुआ तो 40,000 का 15%, और 20% का बात हुआ है तो 40,000 का 20%। और अगर बाय द वे साझेदारी संलेख जो पार्टनरशिप डीड है उसमें अगर उल्लेख नहीं किया गया है कि आपको कितना परसेंट देना है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम 6% निकालते हैं। बाय द वे यहां देख लेते हैं, यहां इनको बाय द वे 10% वाला आपको बता चुका हूं कि 10% का शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। तो ये एक जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 4,000। अब बाय द वे यहां बोल देता है 15,000, तो 40,000 का 15% कैसे निकाल लेंगे, 40,000 इंटू 15 अपॉन क्या हो जाएगा 100, 0 0 0 0, 15 चौक क्या होता है 60, तो यहाँ क्या आ गया 6,000। एक और आप निकाल सकते हैं कि 10% क्या हो गया 4,000, तो 5% क्या होगा 2,000, तो दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 6,000। तो ये हो गया आपका। और 20% निकालना बोले तो आपका 10% क्या निकला 4,000, तो 20% क्या हो जाएगा, और 4 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा ये 8,000। निकाल के भी देख लेते हैं, ये क्या दिया है बाय द वे 40,000 इंटू 20 अपॉन 100, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, 4 2 8, तो आपका क्या निकल गया 8,000। ये था अगर आपका साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड में उल्लेख किया गया है तो।
ऐसे कंडीशन में हम ऐसे करेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि अगर साझेदारी संलेख में इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई साझेदार ऋण दिया, जैसे ये 40,000 दिया ए और इसका उल्लेख नहीं किया गया कि कितना परसेंट देंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 6% ब्याज देते हैं। तो इसका 6% ब्याज कितना निकल जाएगा, निकाल लेते हैं। 40,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100, 0 0 कटा, 6 चौक 24, तो आपका क्या निकल गया, 2,400। तो अभी तक हमने ये जाना कि साझेदारी संलेख में जो नियम दिए गए हैं उसका पालन किया जाता है, और अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लाभ हानि इक्वल बांट देते हैं, चाहे कोई कम लगाया हो या कोई ज्यादा, उससे कोई मैटर नहीं करता। और अगर बाय द वे पूंजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं किया गया है तो उस पर कितना दिया जाता है, 6% ब्याज। और अगर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन जो आपका ऋण, जो एक्स्ट्रा जो ऋण देते हैं साझेदार लोग, उन पे कितना परसेंट ब्याज दिया जाता है, 6%। तो पूंजी पर ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और अतिरिक्त ऋण अगर कोई देगा तो उल्लेख नहीं होने पर 6% दिया जाएगा, और उल्लेख होने पर जितना उल्लेख है उतना परसेंट दिया जाएगा। और लाभ हानि क्या होगा, लाभ हानि का उल्लेख है तो जो रेशियो दिया है उस रेशियो में बांट देंगे, और अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको इक्वल बांट देते हैं। तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड। और याद रखना, साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन लिखित होना अच्छा होता है भाई, मौखिक में कल के डेट में कोई मुकर जाए तो आपका इसका क्या होता है, लिखित होना अच्छा होता है, लेकिन ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तो ये था आपका साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, जो प्रमुख नियम है वो। लेकिन यहां से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार, बहुत से कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बने हैं कि अतिरिक्त ऋण पर साझेदार को कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में ना, सामने यहाँ लिख देगा, साझेदारी संलेख के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में, तो यहां दे दिया ए बी सी डी, यहां दे दिया 5%, यहां दे दिया 6%, यहां दे दिया 7%, यहां दे दिया 8%। तो जो आपका आंसर है वो आपको टिक कर देना है। तो जो भी हम यहाँ क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनना श्योर है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। साझेदारी का जो पहला चैप्टर है वहां से देख लेना आप, जो मैं एक रेशियो वाला बताया कि पूंजी का अनुपात दे देगा, फिर उस अनुपात में उनका लाभ निकालना होता है वो वाला, और एक जो 6% ब्याज जो साझेदारी संलेख के अनुभाव में जो होने वाले नियम कानून है उसका, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना श्योर होता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं साझेदारी की विशेषता। जैसा कि इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह, दो या अधिक व्यक्ति। दूसरा क्या बताया था आपको, वैधानिक होना जरूरी है। और तीसरा क्या, समझौता। ये मुख्य बातें हैं, ये तो होना ही चाहिए। ये तीन इनका क्या है, मेन ये है कि सबसे पहला आप लोगों का ग्रुप होना चाहिए, दो या दो से अधिक का, वैधानिक होना चाहिए, समझौता होना चाहिए। और समझौता कैसा होना चाहिए, लिखित ही क्या होता है, अधिक अच्छा रहता है, सुटेबल रहता है, क्योंकि इससे विवाद होने का स्थिति नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो छल कपट होने का चांसेस रहेगा कि भाई कौन जान रहा है, मुंह बोली बातें तो याद नहीं रहती कि किसने क्या बोला था, क्या वादा किया था, कल के डेट में कोई मुकर भी जाता है। तो छल कपट से बचने के लिए आप, हाँ, ये जो साझेदारी संलेख है वो क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, और लिखित ही क्या होता है, अच्छा होता है। तो ये था, अभी तक हमने जाना कि साझेदारी क्या है। साझेदारी, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। साझेदारी का विशेषता भी समझ आया होगा। साझेदारी संलेख भी पढ़ लिए, और पूंजी वाला पार्ट भी पढ़ लिए कि पूंजी पर ब्याज कैसे निकाला जाता है, और पूंजी का जो अनुपात दिया है तो उस अनुपात में कैसा बांटा जाता है ये भी हमने जान लिया। अब आगे ये जो साझेदारी है, ये साझेदारी में क्या बोलते हैं, बहुत सारे खाते बनते हैं, जैसे कि लाभ हानि नियोजन खाता,
इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है विकलन और एक होता है समाकलन। विकलन में कुछ मदें आती हैं, समाकलन में कुछ मदें आती हैं। दूसरा है आपका, इसी में पूर्व समायोजन भी किया जाता है। इसके अंतर्गत लाभ की गारंटी, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। और इसी के अंतर्गत ये जो लाभ हानि नियोजन खाता है, इसमें होता है लाभ का गारंटी वाला भी टॉपिक आता है। मतलब खाता यही रहता है, लेकिन एक नया टॉपिक ऐड कर दिया जाता है, लाभ की गारंटी। ये खाते के साथ साथ ऐसा जो कैलकुलेटिव वाले जो सवाल हैं उनका यहाँ मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि जो हम साझेदारी पढ़ेंगे तो जो बहुत सारे खाते हैं और बहुत सारे कैलकुलेटिव वाले जो प्रश्न बनते हैं उनका मैं यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ कि ये टॉपिक है बोल के। ठीक है, तो पहला क्या बोला, लाभ हानि नियोजन खाता, जिसमें लाभ का गारंटी भी एक अलग से टॉपिक आता है। दूसरा बोला पूर्व समायोजन, जिसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तीसरा आपका आ जाता है आहरण पर ब्याज का गणना। इसका दो विधि है, आहरण पर ब्याज का गणना। ये सब जब हम क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको ये सब बताएंगे कि कितने विधि हैं और कैसे निकाला जाता है। यहाँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से लाभ हानि नियोजन खाता में आपका मदें पूछा जाता है कि विकलन जिसे डेबिट बोलते हैं, विकलन में कौन कौन सी मदें आती है, समाकलन में कौन कौन सी मदें आती हैं। और यहाँ पर आहरण पर ब्याज निकालने के लिए आपको कुछ अमाउंट दे देंगे और निकालने बोल देंगे, ये भी है। चौथा आपका बनता है पूंजी खाता। पूंजी भी खाता दो प्रकार से बनता है, पूंजी खाता। एक आपका बनता है स्थिर पद्धति से, दूसरा आपका बनता है अस्थिर या जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील पद्धति, परिवर्तनशील पद्धति। इसके बाद इसी में आपका बनता है पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, खाता रिवॉल्यूशन अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, कई बहुत सारे क्वेश्चन ज्वाइंट रहते हैं, पुनर्मूल्यांकन और पूंजी खाता। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने बोलेगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट कब बनाया जाता है, या तो हम पुनर्गठन करेंगे, मतलब फिर से जो पुराना चले आ रहा है उसमें बहुत सारे चेंजेस करेंगे कि पहला अनुपात ये था अब नया अनुपात ऐसा रहेगा, तो इसको बोलते हैं पुनर्गठन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसके विकलन पक्ष में क्या लिखा जाता है और समाकलन पक्ष में क्या लिखा जाता है। ये कब बनाया जाता है, जब साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है, साझेदारी पुनर्गठन, इस कंडीशन में ये बनाया जाता है। उसके बाद आपका आता है एक वार्षिकी उच्चयन खाता, छठवां यहां मैं लिख देता हूं, जिसको बोलते हैं एन्युटी अकाउंट, वार्षिकी उच्चयन खाता। ये कब बनाया जाता है, जब कोई साझेदार का मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद उसको जो राशि दी जानी थी वो उसके नामनी को जब देने का प्रोसेस करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, ये वार्षिक उच्चयन खाता बनाया जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वार्षिक उच्चयन खाता कब बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, ये मैं बता दिया। पूंजी खाता बनाने का प्रक्रिया क्या है, मतलब कौन कौन से विधि से बनाया जाता है, तो एक स्थिर विधि से बनाया जाता है और एक परिवर्तनशील विधि। स्थिर विधि में याद रखना दो खाते बनाए जाते हैं, एक होता है ओनली पूंजी खाता और दूसरा होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता। इस कंडीशन में क्या होगा, दो प्रकार के खाते बनेंगे, एक पूंजी खाता और दूसरा होता है आपका परिवर्तनशील पूंजी खाता, दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाता। और इसमें क्या होता है, ओनली एक ही खाता बनता है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन खाता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट, कब बनाया जाता है, और यहाँ पूंजी खाता बनाने के कौन कौन से मेथड है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास अभी चल रहा है। उसके बाद आहरण पर ब्याज का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो आपको यह क्वेश्चन दे देगा, आहरण पर ब्याज निकालो बोल के, वो वाला। पूर्व समायोजन में गलती से मतलब कोई टॉपिक यहां लिखना था वहां लिख दिए, 6% या 5% ब्याज दे दिया, तो ऐसा को निकालने को क्या बोलते हैं, पूर्व समायोजन। मतलब गलती से कुछ मिस्टेक हो गया है, जैसे किसी को 6% ब्याज देना था, गलती से 5% दे दिया, तो इसके सुधार के लिए अपन क्या करते हैं, पूर्व समायोजन
करते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता में कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके नामे, जिसको विकलन बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं डेबिट, पक्ष में कौन कौन सी मदें आती हैं, एक आपको सीक्वेंस दे देगा ए बी सी डी, मैच करना रहेगा, ये इसको कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। समाकलन की मदें दे देगा, समाकलन में कौन कौन सी मदें आती हैं। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनना भी श्योर है, क्योंकि अभी व्यापक कूट वाले प्रश्न बना रहे हैं और ऐसी सीक्वेंस वाली क्वेश्चन दे रहे हैं। तो यहाँ से आपका लाभ हानि नियोजन खाता बन सकता है कि विकलन में कौन से पक्ष होते हैं, समाकलन में कौन से पक्ष होते हैं। पूर्व समायोजन में पहले 6% था, मतलब 6% देने का नियम था, लेकिन गलती से 5% दे दिया, तो पूर्व समायोजन करना, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आहरण पर ब्याज, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि आहरण पर ब्याज निकालो बोल के। उसके बाद पूंजी खाता, पूंजी खाता क्वेश्चन बन सकता है कि पूंजी खाता बनाने की कितनी पद्धतियां हैं, तो 2 लिख देना, एक स्थायी और एक परिवर्तनशील, जिसको अस्थिर भी बोलते हैं। और ये पूछ देगा कि स्थिर पद्धति में कितने खाता बनते हैं, तो 2, पूंजी खाता और परिवर्तनशील। उसके बाद 5वां पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, तो इसके टर्म एंड कंडीशन है कि जब भी आपका अनुपात चेंजेस होते हैं और या कोई नया साझेदार आता है। भाई नया साझेदार आएगा तो चेंज हो गई। जैसे देखिए ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। पहले 1:2:3 में बांट रहे थे। इनका बाय द वे 90,000 था प्रॉफिट। एक एग्जांपल के तौर पे चलो मैंने इसको भूल लेता हूं, बराबर बांट रहे थे वो, 1:1:1 कर देता हूं, तो कितना कितना मिल रहा है, 30,000, 30,000 और एक को भी 30,000। लेकिन बाय द वे डी आ गया, तो डी आने के बाद कुछ तो प्रभाव पड़ेगा इन लोगों को, किसी का कम होगा और किसी का ज्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, अनुपात चेंज हो जाता है। तो इस कारण क्या बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या होता है, जो पुरानी संपत्ति है उनका रेट कई बार बढ़ जाता है और कुछ जो संपत्तियां होते हैं उनका रेट कम हो जाता है, तो उसका उल्लेख किया जाता है। तो अगर जो संपत्ति है उसका रेट बढ़ा तो उसको किधर लिखते हैं, समाकलन। और अगर कोई संपत्ति है उसके रेट में कमी आई तो उसको कहां लिखा जाता है, विकलन। तो ये था आपका पुनर्मूल्यांकन खाता। यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब आप क्लास लेंगे, जब परचेस करेंगे, तो इसको मैं डिटेल आपको पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा, जो कि 10 अप्रैल से चालू हो रहा है। तो ये टॉपिक को अच्छे से आपको डिटेल से पढ़ने के लिए हमारा कोर्स जरूर परचेस करें, और जो नंबर बताया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारा कोर्स परचेस कर लें आप। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसके आगे आपका आता है वसूली खाता। वसूली खाता कब बनाया जाता है, जब हम विघटन करें, जब फर्म को ही बंद कर दे। वसूली खाता ये कौन से नंबर का हो गया, 6वां। ये कब बनाया जाता है, जबकि फर्म का विघटन करना हो। जब हम आपसी सहमति से, या आपसी सहमति ना भी हो, या कुछ कारणवश आवश्यक हो जाए साझेदारी को बंद करना, तो उस कंडीशन में क्या बनाया जाता है, वसूली खाता। वसूली खाता में वसूली किया जाता है, जो संपत्ति उसे वसूली किया जाता है, और जो दायित्व देना है उसका भुगतान किया जाता है। मतलब ओवरऑल आपको फर्म बंद करना होता है, तो जो भी संपत्ति है उसको या तो बेच दोगे, और जितने भी लेनदार है दायित्व उनका भुगतान करके जो पैसा बचा उनको साझेदार बांट लेते हैं। तो ये क्या होता है, आपका वसूली खाता। और यहाँ आपका टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये होता है पार्टनरशिप का जो वसूली खाता, जिसको रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो वहाँ इसके बाद क्या होता है, ये पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक होता है। तो इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि साझेदार क्यों अवकाश ग्रहण करता है। ये भी टॉपिक पार्टनरशिप में आता है कि पार्टनरशिप अवकाश ग्रहण करने के कारण एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के कारण। अब इसका हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो जानकारी लेंगे कि एक साझेदार क्यों ले लेता है। या तो तबीयत खराब होगा, अस्वस्थ होगा, या कोई मतभेद हो गया होगा उस कंडीशन में लेगा, या तो कोई मतभेद हो गया होगा, या तो तबीयत खराब हो सकता है स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य कारण, या तो आपका क्या हो सकता है, उम्र के कारण, उम्र का पड़ाव ऐसा हो गया हो कि वो काम करने में सक्षम ना हो, और बहुत सारे कंडीशन रहते हैं एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के। आगे हम देखते हैं, एक टॉपिक आपका बनता है आपको त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। जैसे कि क्या होता है, दो साझेदार हैं ए और बी, ये क्या कर रहे थे, 1:1 में थे, कार्य कर रहे थे। अब क्या हो गया, बी आ गया, बी आ गया तो क्या हो गया अनुपात, ए और बी और सी का। एक एग्जांपल के तौर पे 1:2:3। तो इस कंडीशन में आपको क्या बोला जाता है, त्याग अनुपात या लाभ प्राप्ति अनुपात निकालो। तो देखो ए का कितना है पुराना, 1/2, अभी नया कितना हो गया, 1/2।
1 और 2 3, 3 और 3 6, तो -1/6। यहाँ निकाल लेते हैं। 6 2 जा 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ 6 2 जा 12, तो क्या निकल जाएगा 4/12। काट दो, 4 1 जा 4 3 जा, तो यहाँ क्या निकल जाएगा 1/3। तो ये क्या है, इनका इतना कम हुआ। तो जब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, त्याग अनुपात जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात। और इसका अपोजिट अगर हम कर दे, अगर ये माइनस में आए तो समझ लेना ये क्या है, लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात। और अगर ऐसा फॉर्मूला लगाओगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, और अगर आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, त्याग अनुपात। और अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात। जैसे इसी का मैं डिटेल आपको समझा देता हूं। जैसे कि ये निकल गया हमारा ए का, अब हम निकाल के देखते हैं बी का। बी का कितना था पुराना 1/2, तो यहाँ 1/2। नया कितना है 2, 2 बाई क्या हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, कर दो माइनस, 6 1 जा 6, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, क्या निकल गया 2/12। काट दो 1/6, प्लस में आया मतलब क्या है, त्याग अनुपात। अब मैं एक बार इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। भाई इनको माइनस करना तो मैं सिखा दिया। जैसे कि अब बाई द हम देख लेते हैं, ए और बी बाई द वे एक एग्जांपल के तौर पे 90,000 कमाए। अब पुराना अनुपात है 1:1, 1:1, तो 1:1 में बांटूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ए को भी 45,000 मिल जाएगा, बी को भी 45,000 मिल जाएगा। लेकिन अगर सी आ गया और सी आया और सी के आने के बाद ये डिसीजन हुआ कि अब तीनों क्या करेंगे, इक्वल बांटेंगे, तो ये 90,000 तीनों को बटेगा तो क्या हो जाएगा, अब ए को भी 30 मिलेगा, बी को भी 30 मिलेगा और सी को भी 30 मिलेगा। तो देखो ना भाई, पहले ए को 45 मिल रहा था, अब 30 मिल रहा था, तो कम हुआ। कम हुआ मतलब जो पुराना से अगर अभी कम मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, त्याग अनुपात। तो हमारा समझ में आया कि ये क्या हो गया, त्याग अनुपात कर रहे हैं। इसका भी 45 था, अब 30 मिल रहा था, इसको भी कम मिल रहा था, तो इसका भी क्या है, त्याग अनुपात। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, पहले कम मिल रहा था लेकिन अब अधिक मिल रहा है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात या नफे का अनुपात भी बोला जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक वर्ड के बहुत सारे नाम हैं, तो वो सब नाम को आपको मैं डिटेल पढ़ाऊंगा क्लास में। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको कोर्स परचेस करना हो और जो भी मैं टॉपिक पढ़ाया उनका डिटेल स्टडी करना हो, ये तो आपका डेमो क्लास था और मैं आपको कोर्स में बहुत ही डिटेल तरीके से पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं और उनका कैसे डिटेल एनालाइज करना था। ये आपका था डेमो क्लास साझेदारी पार्टनरशिप का। अगर आपको क्लास परचेस करना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8770123687। अभी आपको डिस्काउंट चल रहा है, अगर 10 अप्रैल तक आप परचेज नहीं करते हैं तो ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द क्लास परचेज करें और अपना व्याख्याता का पद सिक्योर करें। थैंक यू।